वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 25 और 25 पेज के ऊपर प्रथम पंक्ति है, 15 नंबर का शीर्षक क्या है? विशेषण और विशेष्य का स्वरूप। ठीक है, विशेषण का स्वरूप क्या है और विशेष्य का स्वरूप क्या है, इस बात को बताने के लिए यह शीर्षक आया। मूल बात यह चल रही थी कि विशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषण का ज्ञान कारण होता है। इस बात को समझाने के लिए बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण पीछे के शीर्षक में दिया 14 नंबर में, और सिद्ध कर दिया कि विशेषण का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान में कारण होता है। और वह भी इसलिए बताया कि कभी कभी रज्जु रास्ते में पड़ी है, भ्रम ज्ञान की रीति चल रही है, उस बात को समझा रहे थे। तो सामने है रज्जु, रज्जु के साथ नेत्र इंद्रिय का सन्निकर्ष हुआ है, रज्जुत्व धर्म के साथ भी नेत्र का संयुक्त समवाय संबंध है, किंतु दोष के कारण उस रज्जु में रज्जुत्व प्रतीत नहीं होता है, अपितु किसी को सर्पत्व विशिष्ट सर्प का ज्ञान होता है, किसी को दंडत्व विशिष्ट दंड है ऐसा ज्ञान होता है, किसी को मालात्व विशेषण को लेकर माला है यहाँ पड़ी हुई ऐसा विशिष्ट ज्ञान होता है। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि सामने रज्जु वही है, नेत्र वही है, नेत्र का सन्निकर्ष भी रज्जु के साथ संयोग, रज्जुत्व के साथ संयुक्त समवाय है, किंतु कभी ज्ञान सर्पत्व को लेकर होता है, कभी दंडत्व को लेकर दंड ज्ञान होता है, ऐसा क्यों? तो उसके लिए बताया था कि रज्जु के साथ सन्निकर्ष होने पर रज्जुत्व की प्रतीति तो हो नहीं रही है, किंतु जिसको सर्पत्व धर्म की प्रतीति स्मृतिरूप विशेषण का ज्ञान हो जाता है, अर्थात जिसको सर्पत्व का स्मरण होता है सबसे पहले, उसको सर्पत्व विशेषण से युक्त यहाँ पर सर्प है ऐसा विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है, वही ब्रह्म ज्ञान है। किसी को यदि दंडत्व विशेषण की पहले स्मृति हो जाए तो स्मृति रूप विशेषण का ज्ञान हुआ दंडत्व का, फिर उस दंडत्व विशिष्ट दंड यहाँ है, इस प्रकार की भ्रम रूप ही क्यों न हो, किंतु विशिष्ट बुद्धि विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। ये बात तो ये सब समझाने के लिए फिर बताया कि विशेषण का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान में कारण होता है। तब उसी के प्रसंग में अब विशेषण कौन होता है, विशेष्य कौन होता है, कोई निजी फिक्स रहता है कि ये विशेष्य ही रहेगा, ये अमुक अमुक विशेषण ही रहेगा, ऐसा कोई नहीं, कुछ बात नहीं है। कभी कभी विशेषण भी क्या हो जाता है, विशिष्ट कभी विशिष्ट ही विशेषण ऐसा होता रहता है। वो कैसा क्या होता है, क्या स्वरूप है विशेषण का, क्या स्वरूप है विशेष्य का, इन सभी बातों का विवेचन इस शीर्षक में किया जा रहा है। तो पंक्तियों को देखिए, पंक्ति है ताहा घटत्व पृथ्वीत्व विशेषण है, मिला पंक्ति। ये जो पंक्ति चालू हुई ताहा यहां से, उसके पूर्व में एक छोटी सी पंक्ति छपने की बाकी है, उसको आप लोग लिख लेंगे तो दोष दुरुस्त हो जाएगा। तो लिखेंगे जहां घट पृथ्वी है, घट पृथ्वी है ऐसा ज्ञान होवे है, ऐसा ज्ञान होवे है। फिर आगे दिया ये तहा मूल में छपा हुआ है। तो देखो भाई, जहां पर जिस समय जिस काल में जिस स्थल में
ज्ञान हुआ है क्या? घट पृथ्वी है, सामने घट पड़ा है, किंतु घट का घटत्व को लेकर घट का ज्ञान नहीं हुआ, अपितु घट में जैसा घटत्व धर्म है उस प्रकार उसी काल में घट में पृथ्वीत्व भी धर्म है। तो घटत्व को लेकर घट का ज्ञान नहीं हुआ, किंतु पृथ्वीत्व को लेकर ज्ञान हुआ कि यह घट पृथ्वी है। किंतु उसमें उस ज्ञान के विषय कौन कौन? तो घट भी है, घटत्व भी है और पृथ्वीत्व भी है। ठीक है ना? तो देखिए, जहां घट पृथ्वी ऐसा ज्ञान होवे तहा उस स्थिति में घटत्व पृथ्वीत्व विशेषण है, अर्धविराम घट विशेष्य है। तो विशेष्य एक है कौन? घट। और उसमें उस घट में आश्रित रहे हुए दो विद्यमान रहने वाले दो धर्म घटत्व और पृथ्वीत्व, ये दोनों क्या है? विशेषण है। ठीक है, घटत्व पृथ्वीत्व विशेषण है, घट विशेष है। काहे ते क्यों? तो कह रहे विशेषण किसको कहते हैं? संबंध का प्रतियोगी विशेषण कहिए है। और आगे संबंध का अनुयोगी विशेष्य कहिए है। विशेषण और विशेष्य इनकी परिभाषा। विशेषण किसको कहते हैं? संबंध के प्रतियोगी को विशेषण कहते हैं और संबंध के अनुयोगी को विशेष्य कहते हैं। किंतु बोलेंगे भाई प्रतियोगी अनुयोगी कौन होता है? तो देखो भाई, संबंध तो पता चला, कभी संयोग संबंध, कभी समवाय संबंध, बहुत प्रकार के संबंध होते हैं। और कभी भी संबंध दो में होता है, एक में नहीं। संबंध होने के लिए कम से कम कितनी चाहिए? दो चाहिए। और उन दो में किसी का किसी के साथ संबंध होता है। तो जिसका संबंध जिसका जाचा जिसका वो हो जाता है संबंध का प्रतियोगी। और जिसमें संबंध है, जिसमें जहां संबंध है वो हो जाता है संबंध का अनुयोगी। जैसे भूतल पर घट रखा है तो घट का संयोग संबंध भूतल में है, घट का, अतः उस संयोग संबंध का प्रतियोगी हुआ घट और अनुयोगी हुआ भूतल। जहां संबंध वो संबंध का अनुयोगी, जिसका संबंध वो संबंध का प्रतियोगी। पंक्ति देखिए, काहे थे संबंध का प्रतियोगी जो होता है, और जो प्रतियोगी होता है ना वही होता है क्या? विशेषण। ठीक है, जैसे घटत्व और घट इन दोनों का संबंध है। घटत्व का समवाय संबंध है कहा? घट में। तो समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन और अनुयोगी कौन? तो घटत्व का समवाय संबंध घट के साथ है, उस समवाय संबंध का प्रतियोगी हुआ कौन? घटत्व, अतः घटत्व हो गया विशेषण। और उस संबंध का अनुयोगी कौन है? घट, अतः घट हुआ विशेष्य। घटवत भूतलम, इस प्रतीति में घट का संयोग संबंध भूतल के साथ प्रतीत हो रहा है। वहां पर उस संयोग संबंध का प्रतियोगी हुआ कौन? घट, अतः घट हुआ विशेषण। और उस संबंध का अनुयोगी कौन है? भूतल, अतः भूतल हुआ क्या? विशेष्य। वही परिभाषा देखिए, काहे थे संबंध का प्रतियोगी विशेषण कही है, संबंध का अनुयोगी विशेष्य कही है। आगे जाका संबंध होवे सो संबंध का प्रतियोगी है कि नहीं? दे दिया ना प्रतियोगी की परिभाषा। जिसका संबंध वो संबंध का प्रतियोगी। और जामे संबंध होवे सो अनुयोगी कहिए। जामे जिसमें जहां पर संबंध है वो संबंध का क्या हुआ? अनुयोगी। जामे संबंध होवे सो अनुयोगी कहिए। ठीक उदाहरण दे रहे, घटत्व का पृथ्वीत्व का समवाय संबंध घट में भाषे है। किसमें भाषे है? घट में। कौन भाषा है? संबंध किसका? घटत्व का और पृथ्वीत्व का। तो घटत्व पृथ्वीत्व क्या हो जाएंगे फिर? प्रतियोगी, क्योंकि जिसका तो घटत्व का पृथ्वीत्व का प्रतियोगी बन गए घटत्व और पृथ्वीत्व। और वो जो प्रतियोगी होता है वही विशेषण, अतः घटत्व और पृथ्वीत्व बन गए क्या? विशेषण। और समवाय संबंधों कहा भाषा?
घट में, अतः घट हुआ संबंध का अनुयोगी, और घट अनुयोगी होने से घट बन गया क्या? विशेष। चलिए, घटत्व का पृथ्वीत्व का समवाय संबंध घट में भासे या ते, इसलिए घटत्व पृथ्वीत्व समवाय संबंध के प्रतियोगी होने ते विशेषण है। घटत्व और पृथ्वीत्व दोनों भी समवाय संबंध के क्या है? प्रतियोगी, और प्रतियोगी होने के कारण वो बन गए क्या? विशेषण। और आगे, संबंध का अनुयोगी घट है, उस समवाय संबंध का अनुयोगी कौन है? घट, अतः घट हो जाएगा क्या? विशेष। संबंध का अनुयोगी घट है या ते विशेष है। लग गया, एक उदाहरण हो गया घटत्व पृथ्वीत्व को लेकर घट का। दूसरा उदाहरण दे रहे, जहां दंडी पुरुष है, ज्ञान हुआ, प्रतीत हुआ क्या? दंडी पुरुष अस्ति। दंडी मतलब दंड धारण किया हुआ, जिसने हाथ में काठी लकड़ी ली है, उसको कहते क्या? दंडवान पुरुष, अर्थात दंडी पुरुष। जहां दंडी पुरुष है ऐसा ज्ञान होवे, तहा दंडत्व विशिष्ट दंड अर्धविराम, वो अलग अलग कर दीजिए उसको। दंड और संयोग दो शब्द मिलकर छपे ना, उसको अलग अलग करना है, दंड को अलग और अर्धविराम। अब पंक्ति देखिए, तहा दंडत्व विशिष्ट दंड, मतलब दंडत्व धर्म सहित दंड, संयोग संबंधते, संयोग संबंध से पृथ्वीत्व विशिष्ट पुरुष में भासे है। पुरुषत्व विशिष्ट जो पुरुष, उस पुरुष में भासे है। कौन? संयोग संबंधते, संयोग संबंध से भाषा, भाषा मतलब प्रतीत हुआ, अनुभव में आया। किसमें और कौन, ये दो बात। संबंध है संयोग, किसका? किसके साथ? दंड का पुरुष के साथ संयोग संबंध है। उस संयोग संबंध का प्रतियोगी कौन? दंड, अतः दंड हुआ क्या? विशेषण। और वो संयोग संबंध का अनुयोगी कौन? पुरुष, अतः पुरुष हो गया क्या? विशेष। अब थोड़ा सा और सूक्ष्मता में देखिए, जैसे केवल दंड इतना ज्ञान हुआ, अयम दंड, उस दंड में विशेषण कौन? दंडत्व। विशेष्य कौन? दंड, क्योंकि दंडत्व का समवाय संबंध दंड में है, अतः दंड समवाय संबंध का प्रतियोगी दंडत्व होने के कारण दंडत्व बन गया विशेषण, और दंड बन गया विशेषण। किंतु जो दंडत्व एक काल में विशेषण था, और जो दंड एक काल में विशेष्य था, वही अब दंडत्व सहित दंड पूरा के पूरा विशेषण बन रहा है। किसमें? पुरुष में, है कि नहीं? और पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष क्या है? विशेष्य। केवल पुरुष इतना ज्ञान होगा तो उसमें विशेषण कौन? पुरुषत्व। विशेष्य कौन? पुरुष, है कि नहीं? किंतु जो पुरुषत्व एक काल में विशेषण है, वही पुरुषत्व सहित पुरुष अब विशेष्य बन गया। किसके दृष्टि से? दंड के दृष्टि से, क्योंकि प्रतीति अभी हुई दंडवान पुरुष, दंड वाला पुरुष है। तो दंडत्व विशिष्ट दंड संयोग संबंध से भासता है पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष में, संयोग संबंध से। उस संयोग संबंध का प्रतियोगी कौन है? अब दंडत्व विशिष्ट दंड, दंडत्व सहित दंड, ये प्रतियोगी है। अतः प्रतियोगी होने से दंड बन गया क्या? विशेषण। और उस संयोग संबंध का अनुयोगी कौन है? पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष। अतः पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष क्या बन गया? विशेष्य। लग गया, अनुयोगी होने से क्या बन गया? विशेष्य। पंक्ति देखिए, तहा जहां दंडी पुरुष है ऐसा ज्ञान होवे, तहा दंडत्व विशिष्ट दंड अर्धविराम हुआ, संयोग संबंधते पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष में भासे है। इतना चलिए आगे। ताका ही काष्ट, काष्ट वाला मनुष्य, अब है तो वही, दंड वही है, मनुष्य भी वही है, पुरुष भी वही है, किंतु किसी दूसरे ने देखा तो उसको ज्ञान हुआ दंडवान पुरुष, दंडी पुरुष ऐसा ज्ञान नहीं हुआ। फिर ज्ञान क्या हुआ? काष्ट वाला मनुष्य है, ये ज्ञान हुआ।
अब इसमें काष्ठ और पुरुष मनुष्य, तो मनुष्य हो जाएगा विशेष्य और काष्ठ हो जाएगा क्या? विशेषण। और काष्ठ और मनुष्य का संयोग संबंध है, उस संयोग संबंध का प्रतियोगी है काष्ठ अतः विशेषण, उस संयोग संबंध का अनुयोगी है कौन? मनुष्य, अतः मनुष्य हो गया विशेषण। फिर यह क्या हो जाएगा? काष्ठत्व विशिष्ट काष्ठ विशेषण और मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्य विशेष। ठीक है, देखिए ताका ही काष्ठ वाला मनुष्य ऐसा ज्ञान होवे तहा काष्ठत्व विशिष्ट दंड अर्धविराम मनुष्यत्व विशिष्ट मनुष्यत्व विशिष्ट पुरुष में संयोग संबंध ते भाष्य है। काष्ठत्व सहित जो दंड है, काष्ठत्व धर्म से युक्त दंड, वह संयोग संबंध से भासता है। कहा? मनुष्यत्व विशिष्ट पुरुष में संयोग संबंध ते भाष्य है। प्रथम ज्ञान में, प्रथम ज्ञान मतलब कौन सा? दंडी पुरुष। इस ज्ञान में दो ज्ञान हुए, दंडी पुरुष एक ज्ञान और काष्ठ वाला मनुष्य ये दूसरा ज्ञान। प्रथम ज्ञान में दंडत्व विशिष्ट दंड अर्धविराम, अलग करे उसको, दंड और संयोग का इसका अलग। देखिए भाई, प्रथम ज्ञान में दंडत्व विशिष्ट दंड संयोग का प्रतियोगी होने तो है ना, होने ते संयोग संबंध का प्रतियोगी बन गया कौन? दंडत्व विशिष्ट दंड। कौन से ज्ञान में? दंडी पुरुष। इस ज्ञान में दंड का जो पुरुष में संयोग संबंध है, उस संयोग संबंध का प्रतियोगी कौन? दंडत्व विशिष्ट दंड प्रतियोगी है, और प्रतियोगी होने से विशेषण। वही प्रथम ज्ञान में दंडत्व विशिष्ट दंड संयोग का प्रतियोगी होने ते विशेषण है, हो गया। और आगे पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष अर्धविराम संयोग का अनुयोगी होने ते विशेष है। लग गया? कौन विशेष? कौन है? पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष, ये क्या है? विशेष। क्यों? संयोग संबंध का वह अनुयोगी है, संयोग का अनुयोगी होने ते विशेष है। लग गया? आगे चलिए, ये तब हुआ। आगे द्वितीय ज्ञान में, द्वितीय ज्ञान मतलब कौन सा? काष्ठ वाला मनुष्य है। द्वितीय ज्ञान में काष्ठत्व विशिष्ट दंड प्रतियोगी है। काष्ठत्व विशिष्ट दंड क्या हुआ? प्रतियोगी। और मनुष्यत्व विशिष्ट पुरुष क्या हो जाएगा? अनुयोगी है। दोनों ज्ञानों में दो ज्ञान मतलब कौन कौन? नंबर एक दंडी पुरुष, नंबर दो काष्ठ वाला मनुष्य, ये दूसरा। दोनों ज्ञानों में यद्यपि दंड विशेषण है, पुरुष विशेष है, तथापि ऐसा होने पर भी प्रथम ज्ञान में तो ज्ञान म है ना, में प्रथम ज्ञान में तो दंड विषय दंडत्व भाष्य। पहले ज्ञान में दंड में क्या भाषित हुआ? दंडत्व। काष्ठत्व भाष्य नहीं, काष्ठत्व की प्रतीति नहीं हुई पहले ज्ञान में। और पुरुष में पुरुषत्व भाष्य है, मनुष्यत्व भाष्य नहीं। पहले ज्ञान में कौन भाषा प्रतीत हुआ? पुरुषत्व प्रतीत हुआ। कौन प्रतीत नहीं हुआ? मनुष्यत्व। पुरुष में पुरुषत्व भाष्य है, मनुष्यत्व भाष्य नहीं, पहले ज्ञान में बताया। अब आगे चलिए, तैसे द्वितीय ज्ञान में, द्वितीय ज्ञान मतलब कौन सा? काष्ठ वाला मनुष्य है। ठीक। द्वितीय ज्ञान में दंड विषय काष्ठत्व भाष्य, दंड में भासता है धर्म कौन? काष्ठत्व, दंडत्व भाष्य नहीं। और पुरुष में है ना, तो पुरुष में मनुष्यत्व भाष्य है, पुरुषत्व भाष्य नहीं। कहा? द्वितीय ज्ञान में पुरुष में मनुष्यत्व भाष्य है, पुरुषत्व भाष्य नहीं। लग गया? आगे चलिए, दंडत्व और काष्ठत्व दंड के विशेषण है। केवल दंड का ही विचार करेंगे, अयम दंड, तो उसमें विशेषण कौन? दंडत्व और काष्ठत्व। दंडत्व काष्ठत्व दंड के विशेषण है। काहे थे? दंडत्वादिकन का दंड में, दंडत्व और काष्ठत्व इन दोनों का दंड में जो संबंध, कौन संबंध है? समवाय संबंध। दंडत्व का दंड में समवाय संबंध, क्यों? काष्ठत्व का दंड में समवाय संबंध। और उस समवाय संबंध के प्रतियोगी है कौन? दंडत्व और काष्ठत्व। और प्रतियोगी होने थे विशेषण,
काहे थे दंडत्वादिकन का दंड में जो संबंध अर्धविराम ताके ताके संबंध के प्रतियोगी दंडत्वादिक है। दंडत्व और काष्ठत्व प्रतियोगी है उस संबंध के। और दंडत्वादिकन का दंड में संबंध है। दंडत्वादिकन का संबंध कहाँ है? दंड में। अतः संबंध के अनुयोगी कौन? दंड। दंड अनुयोगी कौन हुआ? दंड। अतः विशेष्य बन गया कौन? दंड। दंडत्वादिकन का दंड में संबंध भाष्य है। दंड में संबंध है। याते संबंध का अनुयोगी होने ते दंड विशेष है। दंड क्या हुआ? संबंध का अनुयोगी, और अनुयोगी जो होता है वही विशेष है। याते संबंध का अनुयोगी होने ते दंड विशेष है। लग गया इतना? इस रीति से दंडत्व का दंड विशेष है। केवल अयम दंड इतने का विचार करेंगे तो दंडत्व का विशेष्य कौन? दंड। और दंड में विशेषण कौन? दंडत्व। ठीक है ना? हाँ, इस रीति से दंडत्व का दंड विशेष है और पुरुष का दंड विशेषण है। और दंडी पुरुष इतना पूरा विचार करेंगे तो उस पुरुष का विशेषण बन गया फिर कौन? दंड। ठीक है ना? तो अयम दंड इतने में देखेंगे तो जो दंडत्व एक काल में केवल विशेषण था और दंड विशेष्य था, किंतु वही अब दंडी पुरुष इस ज्ञान में दंडत्व विशिष्ट दंड पूरा क्या पूरा विशेषण बन गया और पुरुष विशेष। और दंडत्व और पुरुष का दंड विशेषण है। काहे थे? दंड क्यों विशेषण है बता रहे। काहे थे? दंड का पुरुष में जो संयोग संबंध, संयोग संबंध किसका किसमें? दंड का पुरुष में क्या है? संयोग संबंध है। ताका ताका संयोग संबंध का प्रतियोगी कौन है? दंड। अतः दंड क्या हो जाएगा? विशेषण। प्रतियोगी दंड है, याते पुरुष का विशेषण है। आगे ता संयोग का पुरुष क्या है? अनुयोगी। और पुरुष अनुयोगी है, याते विशेष है। पुरुष क्या बन गया? विशेष। और दंड क्या बन गया? विशेषण। आगे जैसे पुरुष का दंड विशेषण है, पुरुष का विशेषण कौन? दंड है। तैसे पुरुषत्व मनुष्यत्व भी पुरुष के विशेषण है। जैसे पुरुष का विशेषण दंड है, उस प्रकार अयम मनुष्य, इतना ही विचार करेंगे तो वहां पर भी कुछ तो विशेषण है, कुछ विशेष है। तो विशेषण कौन है? मनुष्यत्व और पुरुषत्व। और विशेष्य कौन है? मनुष्य। ठीक। तो ऐसे पुरुषत्व मनुष्यत्व भी पुरुष के विशेषण है। काहे थे? कैसे? जैसे दंड का पुरुष में संयोग संबंध वास्य है। दंड का संयोग संबंध किसमें? पुरुष में। अतः पुरुष क्या बन गया था? विशेष है कि नहीं? क्योंकि जो संबंध का अनुयोगी होता है वह विशेष होता है। और दंड क्या बन जाता है फिर? प्रतियोगी, अतः विशेषण। काहे थे? जैसे दंड का पुरुष में संयोग संबंध वासे, तैसे पुरुषत्वादिक जाति का, जाति कौन? पुरुषत्व, उसका समवाय संबंध वास्ता है। कहा? पुरुष में। हाँ, तैसे पुरुषत्वादिक जाति का समवाय संबंध पुरुष में वासे। किसका? पुरुषत्व जाति का। अतः संबंध का प्रतियोगी कौन? पुरुषत्व जाति। समवाय संबंध का प्रतियोगी कौन हुआ? पुरुषत्व जाति। और पुरुषत्व जाति समवाय संबंध का प्रतियोगी होने के कारण पुरुषत्व जाति बन गई विशेषण। ठीक। और पुरुषत्व का जो पुरुष में समवाय संबंध है, उस समवाय संबंध का अनुयोगी कौन है? पुरुष। अतः विशेष्य बन जाएगा कौन? पुरुष। वही। तो इसे पुरुषत्वादिक जाति का समवाय संबंध भाष्य है। कहां पर? पुरुष में। आगे ता संबंध के, है कि नहीं? जो समवाय संबंध भाषित हुआ ना पुरुषत्व का पुरुष में, ता संबंध के पुरुषत्वाधिक प्रतियोगी होने थे। पुरुषत्व मनुष्यत्व ये क्या हो गए? प्रतियोगी। प्रतियोगी होने थे विशेष।
और अनुयोगी होने से पुरुष विशेष है और पुरुष क्या बन जाएगा? विशेष। क्यों? अनुयोगी होने के कारण। किसका अनुयोगी? संबंध का अनुयोगी। पुरुषत्व का पुरुष में जो समवाय संबंध, उस समवाय संबंध का अनुयोगी पुरुष है, अतः पुरुष विशेष है। और अनुयोगी होने से पुरुष विशेष है। लगा इतना? परंतु इतना भेद है। क्या जी? पुरुष के धर्म जो पुरुषत्व मनुष्यत्वादिक है। पुरुष में रहने वाले धर्म कौन? पुरुषत्व मनुष्यत्वादिक है। वही हो गए ना वहां पर, वह चाहिए है पंक्ति। और पुरुष का नहीं, पुरुष के धर्म जो पुरुषत्व मनुष्यत्वादिक है ना। उसके बाद वे भी चाहिए। वे तो केवल पुरुष व्यक्ति के विशेषण है शब्द छपने का रह गया है। वे तो वही नहीं, वे तो केवल पुरुष व्यक्ति के क्या है? विशेषण। पुरुष व्यक्ति के विशेषण कौन कौन? मनुष्यत्व और केवल मनुष्य व्यक्ति के क्या है? विशेषण है। विशेषण है। और पुरुषत्वादिक धर्म विशिष्ट पुरुष व्यक्ति में दंडादिक विशेषण है। अब दंड विशेषण है किसमें? पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष में। केवल पुरुष में विशेषण नहीं है। कौन? दंड। अपितु पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष में विशेषण है। कौन? दंड। और पुरुषत्व केवल पुरुष में विशेषण है। लग गया ना जी? और दंड पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष में विशेषण है। और पुरुषत्वादिक धर्म विशिष्ट पुरुष व्यक्ति में, मिलन पंक्ति, पुरुष व्यक्ति में दंडादिक विशेषण है। दंडादिक भी दंडत्वादिक धर्मन के विशेष है। दंड भी विशेष है एक काल में, लेकिन किसका विशेष है? दंड, दंडत्व का। दंडत्व विशेषण, दंड विशेष। किंतु जो दंड एक काल में विशेष है, वही दूसरे काल में क्या बनता है? विशेषण। पुरुष का विशेषण बन जाता है। ठीक। दंडादिक भी दंडत्वादिक धर्मन के विशेष है। और पुरुषत्वादिक विशिष्टन के विशेषण है। पंक्ति देखिए, शब्द दुरुस्त करना है। छपा क्या है वो पढ़ता हूं पहले। और पुरुषत्वादिकन के विशेषण है, ऐसा है ना? तो पुरुषत्वादिक क के आगे विशिष्ट पद लिखना है, फिर आगे न के, वो ठीक है। तो क्या होगा? पुरुषत्वादिक विशिष्टन के, ऐसा। ठीक है ना? पुरुषत्वादिक विशिष्टन के मतलब पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष के विशेषण है। कौन? दंडत्व सहित दंड। पंक्ति पुनः देखिए। दंडादिक भी, मिला पंक्ति? दंडादिक भी दंडत्वादिक धर्मन के विशेष है। और वही फिर वो दंड, दंडत्व सहित दंड क्या? पुरुषत्वादिक विशिष्टन के, अर्थात पुरुषत्व विशिष्ट पुरुष के क्या है? विशेषण। कौन? दंडत्व सहित दंड, यही सा विशेषण है। आगे परंतु दंडत्वादिक विशेषण के संबंध को धारी के, आगे क्या है? पुरुषादिक है ना? तो धारी के और पुरुषादिक इन दोनों के बीच में एक शब्द लिखिए, दंड। हो गया? अब देखिए भाई, परंतु दंडत्वादिक विशेषण के संबंध को, दंडत्व क्या है? दंड, केवल दंड का विचार करेंगे तो दंडत्व क्या है? विशेषण। तो दंडत्व रूप विशेषण को, यानी विशेषण के संबंध को, विशेषण दंडत्व क्या? विशेषण। उसका संबंध को धारण करके, किसने धारण किया? दंड ने। दंडत्व रूप विशेषण को, विशेषण के संबंध को धारण किया किस? अपने में। किसने? दंड ने। पंक्ति देखिए, परंतु दंडत्वादिक विशेषण के संबंध को धारी के, धारण करके, दंड, ऐसा वो दंड क्या हुआ? पुरुषादिक विशेष के संबंधी, पुरुष के साथ क्या हुआ? फिर संबंधी हुआ। कौन? दंड।
है कि नहीं। फिर उत्तर काल में पूर्व काल उत्तर काल, पूर्व काल उत्तर काल मतलब क्या, पुरुष प्रतीति होने के पहले केवल जब दंड ये प्रतीति हुई तब दंडत्व विशेषण है, दंड विशेष है। किंतु जब बाद में पुरुष की भी प्रतीति हुई और हाथ में दंडा उसने लिया है तो बाद में क्या हुआ, दंडत्व विशिष्ट दंड, अर्थात दंडत्व के संबंध को दंड ने धारण किया और ऐसा वो दंड पुरुष में विशेषण बन गया। कौन, दंड। पंक्ति देखिए, धारी के दंड पुरुषादिक विशेष्य के, पुरुषादिक विशेष्य के क्या है, संबंधी है, संबंधी उत्तर काल में दंडादिक होवे है। तो पंक्ति देखिए थोड़ी, उत्तर काल में दंडादिक आगे क्या है, होवे है ना, तो उसके दोनों के बीच में लिखिए विशेषण। हो गया, देखिए भाई। तो पंक्ति पुनः देखिए, परंतु से देखिए, परंतु दंडत्वादिक विशेषण के संबंधों को धारी के दंड पुरुषादिक विशेष्य के संबंध को, संबंधी, पुरुषादिक विशेष्य के संबंधी, अर्धविराम, उत्तर काल में विशेष्य के संबंधी, लेकिन कब, उत्तर काल में दंडादिक विशेषण होवे, दंडादिक क्या बन जाता है, विशेषण हो जाते हैं। ठीक, इस रीति से केवल व्यक्ति में पुरुषत्व मनुष्यत्व विशेषण है। केवल मनुष्य व्यक्ति में देखेंगे तो विशेषण है कौन, पुरुषत्व और मनुष्यत्व। और दंड के दृष्टि से देखेंगे तो वही पुरुषत्व मनुष्यत्व सहित, पुरुषत्व मनुष्यत्व सहित मनुष्य क्या बन जाता है, विशेषण। ठीक है ना, जो एक काल में विशेषण है, दंडत्व पुरुषत्व, सॉरी पुरुषत्व मनुष्यत्व एक काल में क्या है, केवल विशेषण, वही दूसरे काल में क्या हो जाता है, विशेष्य बन जाता है। और जो एक काल में दंड विशेष्य है वो दूसरे काल में विशेषण बन जाता है। ठीक, इस रीति से केवल व्यक्ति में पुरुषत्व मनुष्यत्व विशेषण है और पुरुषत्व व मनुष्यत्व विशिष्ट पुरुष व्यक्ति में, पुरुषत्व मनुष्यत्व से युक्त ऐसे पुरुष व्यक्ति में दंडत्व व काष्ठत्व विशिष्ट दंड विशेषण है। दंडत्व विशिष्ट दंड या काष्ठत्व विशिष्ट दंड क्या है, विशेषण। कहा, पुरुष व्यक्ति में। लग गया ना, काष्ठत्व विशिष्ट दंडत्व या वा काष्ठत्व विशिष्ट दंड विशेषण है। और केवल दंड व्यक्ति में, केवल दंड व्यक्ति का विचार करेंगे तो विशेषण कौन, दंडत्व, काष्ठत्व, और विशेषण कौन ना, दंड। केवल दंड व्यक्ति का जब विचार करेंगे तो दंडत्व काष्ठत्व विशेषण और विशेष दंड। केवल दंड व्यक्ति में दंडत्व व काष्ठत्व विशेषण है। लग गया। इस रीति से ज्ञान के विषयता का विचार करे तो बहुत सूक्ष्म है कि नहीं। ज्ञान का विषय, किस ज्ञान का कौन विषय है, इस सभी बातों का विचार करेंगे तो क्या है, बहुत सूक्ष्म है। इस रीति से ज्ञान के विषयता का विचार करे तो बहुत सूक्ष्म है। चक्रवर्ती गदाधर भट्टाचार्य ने संगति ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ का नाम संगति, लेखक का नाम चक्रवर्ती गदाधर भट्टाचार्य, उन्होंने ये सब लिखा है, संगति ग्रंथ में लिखा है। और जयराम पंचानन भट्टाचार्य ने तथा रघुनाथ भट्टाचार्य ने विषयता विचार ग्रंथ किए हैं, तीन में लिखा है। और एक ग्रंथ का नाम दिया आपको जो पता भी नहीं, कभी नाम भी नहीं सुना होगा, कौन नाम, विषयता विचार। कौन से ज्ञान का विषय कौन है, विषयता विचार। एक एक विषय पर ग्रंथ है, नहीं कि नहीं, विषयता विचार बस ग्रंथ बन गया। लेखक कौन, जयराम पंचानन भट्टाचार्य और रघुनाथ भट्टाचार्य ने विषयता विचार ग्रंथ में लिखे हैं। तीन में लिखा है, सूक्ष्म पदार्थ संस्कृत वाणी बिना लिखे जावे नहीं। अत्यंत सूक्ष्म बात यदि लिखनी हो तो संस्कृत में लिख सकते हैं। और बाकी की जो भाषा है, हिंदी, मराठी, चाहे कोई भी भाषा, सूक्ष्म विचार, सूक्ष्म बातों का लिखान अन्य भाषा में होना बहुत कठिन लग जाता है, संस्कृत में सरल। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, मूल है। कौन, संस्कृत भाषा। जो संस्कृत पढ़ सकता है वो कोई भी जगत की दुनिया की भाषा पढ़ सकता है, उसके लिए कोई कठिन नहीं है।
है कि नहीं? और सबसे श्रीमंत यदि भाषा है तो कौन भाषा है? संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा में शब्द संग्रह कितना है पता है? 102 करोड़ 72 या कुछ अब्ज है कि नहीं? ऐसा कुछ है भाई? नहीं, 102 अब्ज और कुछ करोड़ कुछ लाख ऐसी कुछ संख्या है, मतलब करोड़ों है। शब्द के अगणित शब्द है किसमें? संस्कृत में, ठीक है ना? ऐसे अन्य भाषा में नहीं, सभी भाषाओं की मर्यादा है। किसी में 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख 4 लाख ऐसे शब्द है अन्य भाषा में। सबसे श्रीमंत भाषा यदि कोई है तो संस्कृत भाषा है। चलिए, वैसे शब्द की गिनती की नहीं जा सकती, तो भी की है किसी ने तो करोड़ों में जाती है वो, ठीक है ना? चलिए आगे। संस्कृत पदार्थ सूक्ष्म पदार्थ संस्कृत वाणी बिना लिखे जावे नहीं, और दुर्बोध है, समझने के लिए भी कठिन है। याते अति स्थूल रीति मात्र जनाई। अभी अभी जो बताया ना, अत्यंत ढोबड़ स्थूल रीति से बताया, बहुत सूक्ष्म विचार किया। चलिए, ये हो गया भाई, हो गया ना इतना। आगे, विशेषण और विशेष के ज्ञान के भेद पूर्वक न्याय मत के भ्रम ज्ञान की समाप्ति। न्याय मत के अनुसार भ्रम ज्ञान की जो रीति चालू की थी 13 नंबर के हेडिंग से, 13 ना, बराबर है ना? हाँ, 13 से 17 तक ना। तो उस भेद न्याय मत के भ्रम ज्ञान की समाप्ति। लेकिन क्या कहते हुए? तो विशेषण और विशेष के ज्ञान के भेद पूर्वक। तो कैसा समझना? विशेषण ज्ञान के भेद पूर्वक, विशेषण का ज्ञान उसके भेद, विशेष ज्ञान के भेद पूर्वक, विशेष का ज्ञान उसका भेद वो बताते हुए उसके, है ना, पूर्वक न्याय मत के अनुसार भ्रम ज्ञान की समाप्ति बतानी है। चलिए आगे। इस रीति से विशिष्ट ज्ञान का हेतु विशेषण ज्ञान है। मुख्य बात, विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण कौन? विशेषण ज्ञान। इस रीति से विशिष्ट ज्ञान का हेतु विशेषण ज्ञान है। सो विशेषण का ज्ञान कहूं स्मृति रूप है, कहूं निर्विकल्प है, कहूं विशिष्ट ज्ञान ही विशेषण विशेष के पहले है ना, पहले अर्धविराम विशेषण मात्र से इंद्रिय का संबंध होवे, तहा विशेषण मात्र से इंद्रिय संबंध जन्य है। थोड़ी पंक्ति समझ लेंगे, पुनः देखिए। मुख्य सिद्धांत, विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण विशेषण का ज्ञान। इतनी बात लगी। वह जो विशेषण का ज्ञान है वो कैसा होता है? तो कह रहे सो विशेषण का ज्ञान कहूं कहीं कहीं पर स्मृति रूप विशेषण का ज्ञान है, कहीं कहीं पर निर्विकल्प रूप विशेषण का क्या है? विशेषण का ज्ञान है, लेकिन कैसा? निर्विकल्प। और कहूं कहीं कहीं पर विशिष्ट ज्ञान ही, विशिष्ट ज्ञान नहीं हो, किंतु वह ही विशिष्ट ज्ञान विशेषण का काम करता है। जैसे पहले बताया दंड, अयम दंड, ये ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान है, किंतु वही ज्ञान बाद में दंडी पुरुष इस ज्ञान में क्या बन जाता है? विशेषण। मतलब पहले जो विशिष्ट है वो बन गया क्या? विशेषण। वो तीसरा कहूं विशिष्ट ज्ञान ही विशेषण विशेष से पहले, विशेषण और विशेष, विशेष पुरुष विशेषण दंड, उन दोनों का ज्ञान होने के पहले केवल अयम दंड ये ज्ञान हुआ तो विशिष्ट ज्ञान है। तो वह विशिष्ट ज्ञान विशेषण विशेष से पहले विशेषण मात्र से इंद्रिय का संबंध होवे। केवल दंड के साथ क्या हुआ? नेत्र का संबंध हुआ, है कि नहीं? क्योंकि जो दंड पुरुष के लिए विशेष विशेषण है, उस विशेषण स्वरूप दंड के साथ नेत्र का क्या हुआ? संबंध हुआ। और नेत्र का जब दंड के साथ संबंध हुआ, केवल दंड ये बुद्धि हुई, तो उसमें एक विशेषण है, एक विशेष है। किंतु वही विशिष्ट बुद्धि, विशिष्ट ज्ञान आगे के ज्ञान के लिए जब जाएंगे, तब वह विशिष्ट ज्ञान क्या बन जाता है? विशेषण। अयम दंड ये ज्ञान क्या बन जाता है? विशेषण। किस ज्ञान के लिए? दंडी पुरुष। इसमें विशेषण कौन? दंड, दंडत्व सहित दंड। देखिए पंक्ति, कहूं विशेषण ज्ञान ही विशेषण विशेष से पहले विशेषण मात्र से इंद्रिय का क्या हुआ? संबंध होवे, तहा विशेषण मात्र से इंद्रिय
संबंध जन्य है। केवल विशेषण से इंद्रिय का संबंध हुआ, उससे वो ज्ञान उत्पन्न हुआ, अयम दंड। फिर वही ज्ञान जब बाद में उत्पन्न होता है दूसरा ज्ञान दंडी पुरुष, तो उसमें क्या बन जाता है? विशेषण। ये वही कराएंगे। जन्य है सो भी विशिष्ट प्रत्यक्ष ही है। सो भी वह भी तो कानुवाद हुआ। सो भी शब्द से, वह भी शब्द से कौन लेना है? हाँ, अयम दंड इत्याकार ज्ञान, जो कि पुरुष में क्या है? विशेषण है, दंड है कि नहीं? और पुरुष का पता नहीं चला, केवल दंड का ज्ञान उत्पन्न हो, अयम दंड, तो क्या है? विशिष्ट ही है, किंतु बाद में विशेषण का काम करेगा। वही करे सो भी अयम दंड, ये ज्ञान भी विशिष्ट प्रत्यक्ष ही है। वो क्या है? विशिष्ट प्रत्यक्ष ही है, किंतु बाद में कब क्या बन जाता है? वह विशेषण। विशिष्ट प्रत्यक्ष ही है, लग गया? उसी को समझा रहे आगे। जहां पुरुष ते बिना, मतलब पुरुष को देखा नहीं, पुरुष के साथ नेत्र का संबंध हुआ नहीं, पुरुष ते बिना केवल दंड से इंद्रिय का संबंध होवे। इंद्रिय का संबंध किसके साथ हुआ? दंड के साथ होवे। उत्तर क्षण में, दूसरे क्षण में पुरुष से संबंध होवे, तो पहले क्षण में दंड के साथ संबंध हुआ, अयम दंड ज्ञान उत्पन्न हुआ, है कि नहीं? वो विशिष्ट है। किंतु जब बाद में पुरुष के साथ संबंध होता है नेत्र का और ज्ञान उत्पन्न होता है दंडी पुरुष, तो पहला जो अयम दंड यह विशिष्ट ज्ञान, वही अब बन जाता है क्या? विशेषण। ये बात उत्तर क्षण में पुरुष से संबंध होवे, तहा दंड रूप विशेषण का ज्ञान, पहले तो दंड रूप विशेषण का क्या हुआ? ज्ञान विशेषण मात्र के संबंध से उपजे है। केवल विशेषण जो दंड, उसके साथ नेत्र का संबंध होने से वो ज्ञान उत्पन्न हुआ। ठीक है, कौन? अयम दंड। ता दंड रूप विशेषण का ज्ञान विशेषण मात्र के संबंध से उपजे, लग गया? ता से उत्तर क्षण में, जब दंड का ज्ञान उत्पन्न हो गया, उसके बाद में उत्तर क्षण में दंडी पुरुष, यह विशिष्ट ज्ञान उपजे है। ये विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होता है। आगे उपजे है पूर्ण विराम, घट है, यह प्रथम जो विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न हुआ, अयम घट, विशिष्ट ज्ञान है। उसमें विशेषण कौन? घटत्व। विशेष कौन? घट। घट यह प्रथम जो विशिष्ट ज्ञान, तासे पूर्व घटत्व रूप विशेषण का इंद्रिय संबंधते निर्विकल्प ज्ञान होवे है। विशेषण के 3 रूप बताए ना, कई विशेषण का ज्ञान स्मृति रूप है, कहीं पर निर्विकल्प है, और कभी कभी विशिष्ट ज्ञान ही आगे के ज्ञान के लिए विशेषण बन जाता है। उसका उदाहरण दे दिया, अयम दंड ये ज्ञान, दंडी पुरुष इस ज्ञान के लिए विशेषण बन गया, उसका तीसरे का उदाहरण हुआ। अब बीच वाला था निर्विकल्प। कभी भी कभी विशेषण का ज्ञान कैसा होता है? निर्विकल्प। निर्विकल्प मतलब विकल्प रहित। विकल्प रहित मतलब प्रकार रहित, अर्थात विशेषण रहित, जिसमें और कोई विशेषण प्रतीत नहीं हो रहा है, ऐसा ज्ञान, वो कभी कभी विशेषण का काम करता है। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो उदाहरण दिया, घट है, ज्ञान हुआ अयम घट। क्या ज्ञान हुआ? अयम घट, ये विशिष्ट ज्ञान है। तो पंक्ति देखिए, घट है यह प्रथम जो विशिष्ट ज्ञान, तासे पूर्व, हाँ, विशिष्ट जो अयम घट यह ज्ञान, यह घट यह ज्ञान, उस वह ज्ञान होने के पहले, प्रथम जो विशिष्ट ज्ञान तासे पूर्व, पहले घटत्व रूप विशेषण का इंद्रिय संबंध थे। इंद्रिय का संबंध हुआ किसके साथ? घटत्व के साथ। तो पहले किसका ज्ञान होता है? घटत्व का, क्योंकि नियम है विशेषण का ज्ञान विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण होता है। विशिष्ट ज्ञान है घट है, अयम घट, उसमें विशेषण है घटत्व, अतः पहले ज्ञान होता है घटत्व का। बराबर? जब घटत्व का ज्ञान होता है तब जाकर यह घट है यह ज्ञान उत्पन्न होता है, क्योंकि घट है यह ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है और घटत्व यह विशेषण का ज्ञान है। और विशेषण ज्ञान रहेगा, है कि नहीं, तभी विशिष्ट ज्ञान उत्पन्न होगा, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान के लिए कारण है कौन? विशेषण का ज्ञान। अब ज्ञान हुआ घटत्व का, घटत्व का यह ज्ञान विशेषण ज्ञान है, किंतु यह विशेषण कैसा है? निर्विकल्प है, क्योंकि घटत्व में और कोई प्रकार प्रतीत नहीं हो रहा है। जैसे घट में प्रकार है घटत्व, किंतु घटत्व में कोई विकल्प अर्थात कोई प्रकार, कोई और विशेषण रूप से धर्म प्रतीत होता नहीं। अतः घटत्व यह ज्ञान कैसा हुआ? निर्विकल्प।
यहां पर विशेषण का ज्ञान निर्विकल्प रूप हुआ। ठीक है, घट है यह प्रथम जो विशिष्ट ज्ञान, तासे पूर्व घटत्व रूप विशेषण का इंद्रिय संबंधते निर्विकल्प ज्ञान होवे है। लग गया। उत्तर क्षण में घटत्व का ज्ञान होने के बाद, पहले घटत्व का ज्ञान हुआ, उसके बाद में उत्तर क्षण में घट है, यह घटत्व विशिष्ट घट ज्ञान हो गया है। घटत्व से घट का क्या होता है? ज्ञान। घटत्व विशिष्ट घट ज्ञान हो गया है। लग गया। आगे पूर्ण विराम। आगे जा इंद्रिय संबंधते घटत्व का निर्विकल्पक ज्ञान होवे। चक्षु से घटत्व का क्या हुआ? निर्विकल्पक ज्ञान हुआ। उसी इंद्रिय से, उसी चक्षु से घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान उत्पन्न होता है। ये नियम पंक्ति देखिए। जा इंद्रिय संबंधते, जिस इंद्रिय के संबंध से घटत्व का क्या हुआ? निर्विकल्पक ज्ञान होवे। ता इंद्रिय संबंधते, उसी इंद्रिय के संबंध से घटत्व विशिष्ट घट का सविकल्पक ज्ञान हो गए। तो घट है यह ज्ञान सविकल्पक ज्ञान, क्योंकि उसमें विकल्प अर्थात प्रकार अर्थात विशेषण है। कौन? घटत्व। किंतु जब पहले घटत्व का ही ज्ञान हुआ, वह ज्ञान कैसा है? निर्विकल्प। अर्थात जैसे घट में घटत्व प्रतीत होता है, उसमें उस प्रकार घटत्व में और कोई धर्म प्रतीत नहीं होता है। अतः घटत्व का ज्ञान कैसा हुआ? निर्विकल्प। तो यहां पर विशेषण का ज्ञान कैसा हुआ? निर्विकल्प। निर्विकल्पक। लग गया। पंक्ति देखिए। निर्विकल्प ज्ञान होवे ता इंद्रिय संबंधते, उसी इंद्रिय के संबंध से घटत्व विशिष्ट घट का सविकल्पक ज्ञान होवे। लग गया। आगे घटत्व के निर्विकल्पक ज्ञान में है कि नहीं? घटत्व के अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए भाई। चक्षुरिंद्रिय बराबर, चक्षुरिंद्रिय का घटत्व के साथ संबंध, कौन संबंध? संयुक्त समवाय। फिर उसके बाद घटत्व का प्रत्यक्ष, जिसको कहते हैं हम लोग निर्विकल्प ज्ञान। उसके बाद होता है अयम घट यह ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान। श्रृंखला समझ में आई? इंद्रिय का घटत्व के साथ संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, उसके बाद घटत्व का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष, उसके बाद अयम घट यह घट है, यह सविकल्पक प्रत्यक्ष हो गया। अब देखिए आगे क्या मजा है। दो ज्ञान यहां पर, निर्विकल्पक सविकल्पक। कौन निर्विकल्पक ज्ञान है? निर्विकल्पक है। और घट का ज्ञान सविकल्पक है। बराबर। तो घटत्व का जब ज्ञान उत्पन्न हुआ, निर्विकल्पक ज्ञान, उसके पहले कौन है? संबंध। चक्षु का घटत्व के साथ संबंध, कौन संबंध? संयुक्त समवाय। और उसके पहले कौन है? संबंध के पहले कौन है? चक्षुरिंद्रिय। क्रम बताया था ना, चक्षु से चले थे ना हम लोग। उसके पहले कौन है? चक्षुरिंद्रिय। पुनः देखिए, घटत्व का जो निर्विकल्पक ज्ञान, उसके पहले कौन है? संबंध, संयुक्त समवाय संबंध। और उसके पहले कौन है? चक्षुरिंद्रिय। ठीक है। फिर यहां पर कल्पना कर रहे कोई आचार्य कि घटत्व का जो निर्विकल्पक ज्ञान वो हुआ प्रमा, बराबर। उसके लिए करण नेत्र, और व्यापार कौन? बीच वाला संबंध। तो संयुक्त समवाय संबंध है ना नेत्र का घटत्व के साथ, वो हो गया व्यापार। और उस व्यापार वाला असाधारण कारण नेत्र, अतः नेत्र हुआ करण। कौन से ज्ञान के लिए? घटत्व के निर्विकल्पक ज्ञान के लिए। इतनी बात लगी? हो गया ना। फिर उसके बाद होता है घटत्व का ज्ञान होने के बाद घट का सविकल्पक ज्ञान होता है। लगा? अब ध्यान दीजिए, यह घट है, इस प्रकार का जो घट का सविकल्पक ज्ञान, उसके पहले कौन है? घटत्व का निर्विकल्पक ज्ञान। उसके पहले कौन है? संयुक्त समवाय संबंध। उसके पहले कौन है? चक्षुरिंद्रिय। पुनः चलिए इधर से, आप चक्षुरिंद्रिय के बाद संयुक्त समवाय संबंध, उसके बाद घटत्व का निर्विकल्प, उसके बाद घट का सविकल्पक अयम घट। तो घट का सविकल्पक ज्ञान के पहले कौन? घटत्व का निर्विकल्पक ज्ञान। उसके पहले कौन? संयुक्त। इतना लगा? अब घट का जो सविकल्पक ज्ञान हुआ ना, उसके लिए करण है संयुक्त समवाय संबंध, नेत्र नहीं। करण कौन है? संयुक्त समवाय संबंध। तो बोलेंगे फिर उसके लिए व्यापार है ना, बीच में पड़ा हुआ कौन? निर्विकल्प ज्ञान, घटत्व का निर्विकल्पक ज्ञान।
है कि नहीं? तो घटत्व का जो निर्विकल्प ज्ञान वो हुआ व्यापार, और उस व्यापार वाला करण बन गया कौन? संयुक्त समवाय संबंध। और फल क्या? घट का सविकल्प। बात समझ में आ रही है? पंक्ति देखिए कहां से? हाँ 27 पेज के ऊपर से दूसरी पंक्ति बीच में। घटत्व के निर्विकल्पक ज्ञान में मिला। घटत्व के निर्विकल्पक ज्ञान में इंद्रिय करण है। करण कौन? इंद्रिय। इंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध व्यापार है। बराबर? करण कौन? इंद्रिय। व्यापार कौन? संयुक्त समवाय संबंध। ज्ञान कौन सा? घटत्व का निर्विकल्प। एक बात पूरी हुई। और आगे चलिए। व्यापार है और घटत्व विशिष्ट घट के सविकल्पक ज्ञान में। अब घट के सविकल्पक ज्ञान, घटत्व विशिष्ट घट का ज्ञान, यह घट है, अयम घट, ऐसा घट का सविकल्पक ज्ञान है कि नहीं? ज्ञान में इंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध करण है। इंद्रिय करण नहीं, कौन करण? संयुक्त समवाय संबंध क्या है? करण। फिर व्यापार कौन होगा? घटत्व का निर्विकल्पक ज्ञान, वही करण। इंद्रिय का संयुक्त समवाय संबंध करण है। और है कि नहीं? पूर्ण विराम। आगे निर्विकल्पक ज्ञान व्यापार है। घटत्व का जो निर्विकल्पक ज्ञान वो क्या हो गया? व्यापार। इस रीति से किसी आधुनिक नैयायिक ने निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान में करण का भेद कहा है। किंतु ये कैसा है? कोई आधुनिक नैयायिक का मत है। अभी हुए नैयायिक का ऐसा करे ग्रंथकार। कौन है वो नैयायिक पता है? केशव मिश्र, ऐसे कोई नैयायिक हुई है। और भी कोई हो सकते हैं। तर्क भाषा नाम का ग्रंथ है, उसमें ऐसे लिखा है उन्होंने। छोटा सा ग्रंथ है तर्क भाषा, पढ़ना है क्या? बहुत अच्छा है। उसमें 16 पदार्थों का विवेचन है। जैसे तर्क संग्रह में कितने पदार्थों का विवेचन है? 7। उस प्रकार नैयायिक ने 16 पदार्थ माने ना, उन 16 पदार्थों का विवेचन उसमें है। किसमें? ठीक है, चलो फिर आगे। इस रीति से किसी आधुनिक नैयायिक ने निर्विकल्पक ज्ञान और सविकल्पक ज्ञान में क्या लिखा है? करण का भेद कहा है। ठीक है, यहां तक हुआ। फिर आगे सो संप्रदाय से विरुद्ध है, आगे पंक्ति आ रही ना, वहां से आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम